हेलो फ्रेंड्स, ये जो आर्टिकल है आपका एंटी कन्वर्सन लॉ, इसका समरी देख लेते हैं। एंटी कन्वर्सन लॉ जैसा कि नाम ही बता रहा है कि कन्वर्जन फोर्सफुली, मतलब कि अगर आप हिंदू रिलीजन के हैं या मुस्लिम रिलीजन के हैं या क्रिश्चियन हैं और आप पे किसी तरह का कोर्सिव या नॉन कोर्सिव या मॉनेटरी या किसी तरह का बेनिफिट का झांसा दे के आपको कन्वर्ट किया जाता है, तो उसी के अगेंस्ट ये है आपका एंटी कन्वर्जन लॉ। तो कई सारे स्टेट्स हमारे देश में, जैसे कि कर्नाटक ने ऐसे बिल्स अपने स्टेट में लाया है। ऐसा कोई सेंट्रल लेवल पे नहीं है, लेकिन स्टेट लेवल पे अलग अलग स्टेट्स जो हैं अपने लेवल पे एंटी कन्वर्जन लॉ लाए हैं। उनको लगता है कि कई सारे लोगों को फोर्सफुली या किसी कोर्सिव या नॉन कोर्सिव तरीके से कन्वर्ट किया जा रहा है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए क्या होता है एंटी कन्वर्जन लॉ। दूसरा पता होना चाहिए कि रैशनल क्या है, ऐसे लॉ का क्यों हमें ज़रूरत पड़ रहा है। तो देखिए, ये कोई ब्लैंकेट बैन नहीं है, बल्कि फ्रॉडुलेंट या कोर्सिव तरीके से जो कन्वर्जन किया जाता है उसके अगेंस्ट है। दूसरा कि ये कहीं ना कहीं रिलीजियस फ्रीडम को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है, ना कि वीक करता है। तीसरा कि ये प्रिवेंट करता है चेंज इन डेमोग्राफी, यानी कि हमारे देश में कुछ पॉपुलेशन का रेशियो होता है कि मुस्लिम इतने हैं, हिंदू इतने हैं, क्रिश्चियन इतने हैं, लेकिन अगर ओवर द टॉप या फोर्सफुली उसे चेंज करने का कोशिश किया जाए, वो गलत है। तो जो डेमोग्राफी है उसके को बचाया जाएगा इस तरह। नेक्स्ट है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो डिबेट हुआ था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फादर ने जब डिबेट्स किए थे, उसमें भी उन्होंने कहा था कि एक मॉरल बेस है ऑफ एंटी कन्वर्जन लॉ इन इंडिया। जैसे कि सरदार पटेल ने कंसर्न दिखाया था उन्होंने कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा फोर्सफुल कन्वर्जन उस समय भी हो रहा था। तो उस समय जो भी कॉन्स्टिट्यूशन हमारे बना रहे थे, उनकी भी राय थी कि कहीं ना कहीं इसको रोका जाना चाहिए। लेकिन जब एंटी कन्वर्जन लॉ आता है तो उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होते हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या है? पहले तो कैसे आप प्रूव करोगे कि फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया है। अगर किसी इंसान को कन्वर्ट किया गया और वो इस बात को मान नहीं रहा कि उसका फोर्सफुल कन्वर्जन हुआ है, तो आप कैसे प्रूव करोगे। दूसरा है कि इक्विटेबल ट्रीटमेंट, मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि जो मेजॉरिटी रिलीजन है उसका अगर कोई कन्वर्जन हो रहा है, उसके तरफ कोई कन्वर्जन हो रहा है, तो सही माना जाता है। लेकिन अगर कोई माइनॉरिटी रिलीजन में जा रहा है तो उसे गलत माना जाता है। तो कहीं ना कहीं वो एक बायसनेस भी दिखता है। तीसरा है कि एटमॉस्फेयर ऑफ फियर, मतलब कि इस तरह के लॉज ला के आप कहीं ना कहीं एक एटमॉस्फेयर बिल्डअप हो रहा होता है कि गवर्नमेंट जो है किसी रिलीजन को फेवर कर रही है या किसी रिलीजन के अगेंस्ट है। तो इस तरह से जो फियर है, और कई बार जो इनोसेंट है उसको अरेस्ट कर लिया जाता है या उसके ऊपर लॉज, उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल एक फियरफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। नेक्स्ट है कि वेग नेचर एंड वाइड स्कोप। एक तो आप इसको डिफाइन कैसे करोगे, प्रूव कैसे करोगे, और ऊपर से जो वर्डिंग है लॉ का वो भी बहुत वेग है। तो जब कोई भी चीज़ वेग होती है तो जो अथॉरिटी है उसके पास ज़्यादा पावर आ जाती है, क्योंकि वो अपने अनुसार उस लॉ को देख सकता है, उसे उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो वेगनेस जो है इस लॉ की, वो भी एक प्रॉब्लम है। पांचवा है कि ये रिलीजियस फ्रीडम के अगेंस्ट है, मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात हुई है कि हर इंसान के पास फ्रीडम है, फ्रीडम टू रिलीजन है। आर्टिकल 25 हो, आर्टिकल 26 हो, और आर्टिकल 29 कल्चरल राइट्स का बात करता है। तो ये जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ये भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगी। तो ये आपका ओवरऑल पॉइंट्स हैं फॉर और अगेंस्ट, जो आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से हमने ये समझ लिया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, जो समरी मैं बता रही हूँ, ताकि आप ब्रीफली रिवाइज कर सको टॉपिक को। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।